हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स ठीक ठीक होंगे। एज़ यू नो कि हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज़ स्टार्ट की, तो उसी का आज हम लेक्चर नंबर 4 देखें। तो अगर आप लोग न्यू हो हमारी प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अगर हम लेक्चर नंबर 3 का देखेंगे तो उसमें हमने क्या देखा, तो उसको अगर हम अ, देखेंगे तो उसमें हमने पहले जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था वो हमने किया था इलेक्ट्रोलिसिस। कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, किस तरह से एक इलेक्ट्रोलिसिस किसी भी कंपाउंड की होती है, वो ऑन किस बेसिस पे इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो हमने वहाँ पे लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया है। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है, तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिलेगी, तो उसको आप पहले देख लीजिए। उसके बाद आप लेक्चर नंबर पे आ जाइए। तो दूसरा टॉपिक जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया, वो हमने वहाँ पे देखा था कि इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे हमने देखे थे कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है हमारा कैथोड कैथोड और एक होता है हमारे पास एनोड। बट वहाँ पे मैंने लेक्चर नंबर 3 में बहुत चला-चला के बोला था कि जो कैथोड होता है किस सेल में, बट किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो यहाँ पे कैथोड पे होता है नेगेटिव। अच्छे से ध्यान दे के हमने यहाँ पे देखा था कि कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, किसमें, मगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और हमने ये भी देखा था कि जो एनोड होता है, तो एनोड पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसको हम यहाँ पे एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं, इस वजह से यहाँ पे कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड जो एनोड पे होता है वो होता है पॉजिटिव। एंड लास्ट पे उसी वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। इसको हमने इन डिटेल पढ़ा था। इन डिटेल हमने इलेक्ट्रोलिसिस Na सोडियम क्लोराइड की करवा ली थी, तो वो भी आप उसी वाले लेक्चर में आपको मिलेगा। देन हमने PbBr2 लेड ब्रोमाइड का भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था, तो वो भी आपको उस वाले लेक्चर नंबर में मिलेंगे। तो ये थे रिकैप हमारा जो लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने ये कुछ टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस। तो अगर हम आज का लेक्चर है, तो इसमें हम क्या डिस्कस करें, क्या हम यहाँ पे देखें? तो जो पहला टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे, वो हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक। फॉर एग्जांपल, इफ मैं फॉर एग्जांपल 3 एम्पीयर करंट पास करवा रहा हूँ, कितना सबस्टेंस डिपॉजिट हो जाएगा, कितना सबस्टेंस डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, या कितना सबस्टेंस लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड। तो ये लिबरेट और यहाँ पे डिपॉजिट किसी भी सब्सटेंस का हो जाना, ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखेंगे, जो हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में वो हम डिस्कस करेंगे। जो हम सेकंड देखेंगे, सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे फैराडेज लॉ। तो यहाँ पे फैराडेज के 2 लॉ हम डिस्कस करने वाले हैं। एक होगा फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड इनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे आपको ये जो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ फैराडेज का, ये आपको क्लियर हो जाए। तो अगर हम देखेंगे फैराडेज, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, इट इज दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, दैट हाउ मच चार्ज वी हैव पास्ड, कि हमने कितना चार्ज पास किया, इस बेस पे कि अब इस मतलब कितना चार्ज हमने पास किया, उसी के रिलेट हम वहाँ पे जो वेट ऑफ किसी भी सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड, तो वो डिपेंड करता है कि हमने कितना चार्ज वहाँ पे पास करवाया है। तो अगर हम इसको इक्वेशन में लिखेंगे, तो इसका मतलब अगर हम अमाउंट को एज डब्ल्यू लिखते हैं, लिखेंगे डब्ल्यू यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब आप बोलोगे सर क्यों, क्या है एन डब्ल्यू? तो डब्ल्यू यहाँ पे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट। तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। तो डब्ल्यू है यहाँ पे, ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। तो यहाँ पे डब्ल्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, एंड क्यू यहाँ पे है चार्ज, क्यू यहाँ पे है चार्ज। एंड आपने
पहले ही अपनी क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि जो चार्ज होता है यानी Q होता है, ये बराबर होता है I इंटू T। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाएँगे तो हम W इक्वल टू Z इंटू, अब यहाँ पे Z क्या है? Z यहाँ पे है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो Z यहाँ पे मुझे मिलता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, W इक्वल टू Z इंटू, अब Q की जगह मैं यहाँ पे I इंटू T लिख सकता हूँ। अब I क्या है यहाँ पे? तो I इक्वल टू यहाँ पे करंट है, I यहाँ पे करंट है एंड T यहाँ पे आपको टाइम, T यहाँ पे टाइम है। तो इसको मैं I इंटू T लिख सकता हूँ। किसी को कोई कन्फ्यूजन? वैसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे W Z इंटू I इंटू T। अब Z यहाँ पे है क्या है? ये है यहाँ पे प्रोपोर्शन। तो जब हम Z को देखेंगे तो Z किसके बराबर है? वेट मैं कलर यहाँ पे चेंज करता हूँ। तो अगर आप Z देखोगे तो Z यहाँ पे बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन N इंटू 96500। तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे n के बराबर, मतलब वेट अपॉन द n फैक्टर, तो n को हमने यहाँ पे ले लिया है एंड 96500 यहाँ पे Z का वैल्यू, जब हम यहाँ पे फैराडेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इसके बराबर है। तो जब हम इस इक्वेशन को अब यहाँ से और फर्दर इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा W इक्वल टू Z की जगह हम लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन n इंटू 96500 इंटू यहाँ पे I इंटू T। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, फाइनल इक्वेशन आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ से बनेगी। तो इस इक्वेशन से आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको इसी वाले इक्वेशन से मिलेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो W यहाँ पे इक्वल टू है यानी वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, ये इक्वल है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन n इंटू 96500 इंटू यहाँ पे I इंटू यहाँ पे है। तो इसको ही आप W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T भी लिख सकते हो, और इसी को आप यहाँ पे W इज इक्वल टू Z इंटू Q भी लिख सकते हो। तो ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो क्या बोलता है हमें फैराडेज फर्स्ट लॉ? ये हमें बोलता है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड से, वो डिपेंड करता है कि कितना चार्ज हमने वहाँ पे उसको सप्लाई किया है। क्योंकि हमने यहाँ पे W, इसको हमने यहाँ पे देख लिया है, तो यहाँ पे W डायरेक्टली प्रोपोर्शन है Q के। इसको क्योंकि हमें Q यानी चार्ज का पता है, ये होता है करंट इनटू टाइम, कि हमने कितना करंट पास किया है, कितने टाइम तक पास किया, तो हमें यहाँ से चार्ज मिलता है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो हमें W इज इक्वल टू Z इंटू Q मिलता है। तो जब अब इस वाली इक्वेशन में हम Q का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, तो हमें यह वाली इक्वेशन मिलेगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि Z किसके बराबर होता है, ये होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इंटू N इंटू 96500। तो यहाँ पे ये क्योंकि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन द n फैक्टर। तो n फैक्टर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या एसिडिटी कैरेक्टर कितना है उसका, या बेसिसिटी कैरेक्टर कितना है उसका, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जनरली इसका यहाँ पे n फैक्टर रखा एंड इसकी को अगर हम डिवाइड इंटू करेंगे 96500, तो हमें यहाँ पे Z का वैल्यू मिलता है। अब Z क्या है? Z है यहाँ पे इक्विवेलेंट कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हमने जब इस वाली इक्वेशन में इसको डाला तो हमें ये वाली इक्वेशन मिली, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन n इंटू 96500 इंटू I इंटू। तो ये है मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप सभी को ये जो फैराडेज फर्स्ट लॉ है ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के बेस पे हम बाद में क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक भी किया करिएगा साथ-साथ में। तो चलो हम अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी तक हमने डिस्कस किया था फैराडेज फर्स्ट लॉ, अब हम डिस्कस करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बोलता है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, फॉर एग्जांपल वी विल टेक टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम यू विल सी कि हमने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, दो सेल्स हमने यहाँ पे,
एक है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट वाली सेल एंड एक है हमारे पास कॉपर सल्फेट वाली सेल। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट सेल्स ली। एक है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट और एक है हमारे पास कॉपर सल्फेट। तो इनको हमें इन सीरीज़ इनको हमें कनेक्ट करना। तो हमें इस सेल को इन सीरीज़ यानी सीरीज़ में इनको हमें कनेक्ट करना। द वेट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट। अब कितना अब पहले हमने सिंगल सेल का देखा था, जो फैराडेज फर्स्ट लॉ है, वो सिंगल सेल का हमने देखा था। बट जो ये सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है या सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ये हमें बोलता है कि जब हम दो डिफरेंट सेल्स को, जैसे हमने इस वाली डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट दो डिफरेंट सेल्स है, इनको हमने इनको कनेक्ट किया है इन सीरीज। अब जो वेट होगा, वेट ऑफ सबस्टेंस, अब यहाँ पे डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का देखेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, एक इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगा। अब कितना सबस्टेंस यहाँ पे डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो डिपेंड करता है उसके इक्विवेलेंट वेट पे, उसके इक्विवेलेंट वेट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट का देखा, तो अगर हमें इनका वेट निकालना है, यानी कितना वेट ऑफ सिल्वर यानी Ag यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, वो अपॉन वेट ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, वो बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो ये वो इक्वेशन है जहां से आप जब आपके दो सेल्स इन सीरीज यहाँ पे आप इनको कनेक्ट करोगे, उस टाइम पे कि कितना सबस्टेंस यहाँ पे, यानी फॉर एग्जांपल अगर वेट ऑफ यानी कितना वेट डिपॉजिट हो गया सिल्वर का ऑन द सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो वो डिपेंड करेगा कि उसका इक्विवेलेंट वेट कितना। इसी तरह कॉपर का भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं। ये वो इक्वेशन है जो यहाँ से हम यूज़ करके कि सीरीज़ में कितना वेट वहाँ पे डिपॉजिट होगा ऑन डिफरेंट सेल्स। तो यहाँ पे मैंने 2 सेल्स लिए हैं, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स भी हो सकते हैं, तो उनको आप अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ जनरल इक्वेशंस हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास है मैं यहाँ पे Na+2 लेता हूँ, तो अगर मुझे इस Na+2 को Na में ट्रांसफ़र करना है, तो मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो इसको सॉलिड, अभी मेरे पास है Na+2, ये आयोनिक फॉर्म है, तो ये चाहेगा कि मुझे न्यूट्रल होना है, तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा, और ये चेंज होगा किसमें, तो हमें मिलेगा यहाँ पे Na। किसी को कोई कन्फ्यूजन? ठीक है यहाँ तक? अब मैं क्या समझाने वाला हूँ वो आप देखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक Na+ को बनाने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। मुझे यहाँ पे एक Na+2 को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ Na+2 या 1 मोल ऑफ Na बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आई कैन से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू फॉर्म 1 मोल Na, 1 मोल Na। तो यहाँ से आपको पता चला कि 1 मोल या 1 मोल Na मुझे चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए, किसके लिए? 1 मोल Na। या अगर आप ये बोल सकते हो कि 1 फैराडे मुझे चाहिए, अगर आप इन टर्म्स ऑफ चार्ज बोलोगे, तो मुझे यहाँ पे 1 फैराडे चाहिए, 1 Na+2 या 1 मोल ऑफ Na+2 बनाने, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 96500 फैराडे। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल फैराडे में लिखोगे, तो यहाँ पे मुझे 1 फैराडे चाहे 1 Na बनानी। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूसरी एग्जांपल ले लूँगा Cu2+, तो यहाँ पे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ताकि ये जो Cu2+ है ये चेंज होके हमें यहाँ पे Cu मिलेगा। तो यहाँ पे 2 मोल किसके चाहिए? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए टू फॉर्म 1 मोल ऑफ। आई होप आप मेरे से कनेक्ट कर रहे होंगे कि मैं क्या समझाने वाला हूँ। ये मैं अभी आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ये हम अभी जो मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए, ये हम उसमें डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे अल्युमिनियम 3+ लोगे, तो यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? यहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे ये अल्युमिनियम में आ जाए। तो पहले में हमने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
चाहिए मुझे टू फॉर्म 1 मोल ऑफ Na, एंड इन सेकंड आपने आपने देखा कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से 2 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कॉपर, एंड इन द थर्ड केस हमें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड, या 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अल्मोनियम। या यू आर नाउ कनेक्टेड विद मी कि यहाँ पे हमें 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे हमें 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि हमें यहाँ पे 1 मोल ऑफ अल्मोनियम यहाँ पे। तो आई होप कि आप मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे अभी फैराडे के बारे में बोला, 1 फैराडे इक्वल टू होता है 1 इक्विवेलेंट के, ये इक्वल टू होता है 96500 कूलम्स। अगर आप इन टर्म्स ऑफ 1 फैराडे, अगर आप इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लिखोगे तो यही बराबर होता है 1 मोल के, यही बराबर होता है 1 मोल के। ये मतलब इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 1 फैराडे में कितनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 96500 कूलम में कितनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होता है 6.022 into 10 raised, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इतने हो। तो हमने यहाँ पे देखा 1 फैराडे होता है 1 इक्विवेलेंट के बराबर, यानी इसमें कितने कॉलम्स होंगे, इसमें होंगे 96500 कॉलम, यानी कॉलम्स तो यही बराबर होता है 1 मोल के। तो चूंकि हमें पता है 1 मोल बराबर है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो भी मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिया है। ठीक है यहाँ तक, आई होप कि आप यहाँ पे मेरे से कनेक्ट कर रहे होंगे। तो दूसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अगर हमें इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट ऑफ गैस निकालना है, या इक्विवेलेंस ऑफ गैस निकालना होता है, वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन एट एसटीपी। अब यहाँ पे क्या है, ये एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर 25 डिग्री होगा, प्रेशर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर होगा, तो उस टाइम हम उसको वहाँ पे उस कहते हैं, या उस सिचुएशन को, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिचुएशन है या स्टैंडर्ड केस है। तो डिवाइड बाय आपको यहाँ पे इसको करना है वॉल्यूम ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ गैस, ये भी आपको कहाँ पे लेना है, एट एस पे। तो यहाँ से आपको इक्विवेलेंस ऑफ गैस यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हो। एंड थर्ड जो आपको यूज होगा, यानी जो चार्ज होता है, या चार्ज आपको यहाँ पे होगा n इंटू एफ के बराबर। तो यहाँ पे n क्या है, n है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटू एफ है यहाँ पे फैराडे, क्योंकि फैराडे का आपको यहाँ पे पता है कि ये इक्वल टू होता है 96500 कूलम। तो अगर आपको यहाँ से चार्ज निकालना है तो n यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो गए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पे इंटू करोगे फैराडे से, यानी 96500 कूलम से, तो आपको मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे हमने देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, तो हमने यहाँ पे फैराडेज फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया। तो हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ में यहाँ पे ये देखा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड थ्रू द सब्सटेंस या थ्रू द सॉल्यूशन। ये हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशंस यहाँ पे देखी। उसके बाद जब हमने फैराडेज सेकंड लॉ देखा, फैराडेज सेकंड लॉ में हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि व्हेन वी कनेक्ट द टू डिफरेंट सॉल्यूशंस इन सीरीज, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited on electrode is proportional to the equivalent weight। तो ये भी हमने यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में या इस वाले स्लाइड में हमने ये वाला डिस्कस किया। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए। फॉर एग्जांपल जब Na को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, फॉर एग्जांपल इट मींस दैट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ Na। इसी तरह हमने 2 moles of electrons are used to form 1 mole of copper and 3 moles of electrons are used to form 1 mole of aluminium। तो या इसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो आपके इक्वेशंस में, जो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे आगे चल के। फॉर एग्जांपल 1 फैराडे ये 1 इक्विवेलेंट के बराबर होता है, इसका मतलब यहाँ पे 96500 कूलम्स ऑफ चार्ज होंगे, तो यही बराबर होता है 1 मोल के। क्योंकि हम 1 मोल यहाँ पे इन दिस केस हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने इक्विवेलेंस ऑफ केस देखा था एंड हमने चार्ज देखा। चलो अब हम देखेंगे, जो मैंने आपके लिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लाए हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। कैथोड पे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा इफ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज पास्ड थ्रू द एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 20 मिनट। तो आप पहले वीडियो को पॉज करिएगा, इसको खुद से ट्राई करिएगा, आप खुद देखो कि आपको इसका आंसर क्या आता है। उसके बाद मैं भी उसके बाद आप इसको फिर से करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ आपके लिए। बट पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा, खुद ट्राई करो, उसके बाद आप देखो कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया।
अगर नहीं आया तो फिर आप यहाँ पे इस वाले वीडियो को आगे चल के आप देखोगे कि आपकी कहाँ पे क्या मिस्टेक्स रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो करंट यानी आई, यहाँ पे है 3 एम्पियर, तो टाइम भी यहाँ पे दिया है, टी है यहाँ पे 20 मिनट्स, टी है यहाँ पे 20 मिनट्स। तो ये हमें यहाँ पे अभी आपको ये वाली यहाँ पे सिचुएशन दी है। तो अगर आप यह जो रिएक्शन देखोगे तो हमारे पास है कॉपर सल्फेट। यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे अगर तो इसकी इक्वेशन यानी कॉपर यहाँ पे 2 पॉजिटिव होगा, तो हमें आपको क्या बताना है कि कितना कॉपर डिपॉजिटेड होगा। तो मतलब इस कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास, तो इससे ये जो कॉपर है ये इसको इलेक्ट्रोलिसिस होगा, यहाँ पे Cu+2 निकलेगा, SO4 2 नेगेटिव निकलेगा, यानी कॉपर यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। अब आपको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है कि ये यहाँ पे चेंज होके कॉपर सल्फेट बनेगा, यह यहाँ पे चेंज होके कॉपर सल्फेट बनेगा। तो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड, यही मैं आपको इस वाली स्लाइड में आपको मैं यही समझा रहा था कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी है तो आपको वो कैसे आपको वो फॉर्म करना। तो यहाँ पे आपको उसकी एक एग्जांपल मिल ही गई है। तो यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव को या दो या कॉपर बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, या यहाँ पे 1 मोल ऑफ कॉपर बनाने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, लिमिट। क्योंकि हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट देखना है, तो यहाँ पे हम फैराडेज फर्स्ट लॉ वाली इक्वेशन लगाएंगे। क्योंकि हमने देखा था फैराडेज फर्स्ट लॉ में कि वेट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे डिपेंड है Z इंटू आई इंटू टी के, आई इंटू टी के बराबर है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे देखेंगे कि कितना वेट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। तो जब आप इसको इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे वेट ऑफ सब्सटेंस यानी कॉपर का जो वेट है यहाँ पे वो आपको यानी एटॉमिक वेट है जो कॉपर का यहाँ पे वो है 63.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे मैं 60 Z का वैल्यू 63.5 अपॉन यहाँ पे n इंटू 965, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे 2 आया तो मैं यहाँ पे 2 इंटू 96500 कर रहा हूँ। क्योंकि आपने पिछले इक्वेशन में इसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। इनटू यहाँ पे आई कितना है, यहाँ पे ये है 3 एम्पियर इनटू टाइम, क्योंकि हम यहाँ पे इन सेकंड्स हमें यहाँ पे निकालना है तो हम मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 20 इंटू 60 आपको मिलेगा। तो जब आप इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1.18 आ जाएगा ग्राम। तो आपको यहाँ पे 1.18 ग्राम्स आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिला, या इसका जो कितना वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा जब आप 3 एम्पियर करंट पास कराओगे फॉर 20 मिनट्स। तो यहाँ पे कितना वेट यहाँ पे कॉपर का डिपॉजिट होगा वो होगा 1.18 ग्राम। आई होप कि आपको भी यही आंसर मिला होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी एक और अच्छा क्वेश्चन है, जो ये है लास्ट ईयर PYQ, ये शायद नीट 2020 में आया था, 2020 में ये वाला क्वेश्चन आया था नीट में। तो इसको आप देख लो एंड उसके बाद वीडियो को पॉज करो, तो फिर आप इसको सॉल्व करो। तो क्या बोलता है क्वेश्चन यहाँ पे, द नंबर ऑफ फैराडेज। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फैराडेज निकालना है। नंबर ऑफ फैराडेज आपको यहाँ पे निकालना है टू प्रोड्यूस 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड से। तो कैल्शियम का जो वेट भी दिया है यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ पे कर लो। तो चूंकि इसमें भी वही इक्वेशन लगेगी कि हमें यहाँ पे है W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फैराडेज निकालना है कि कितने नंबर ऑफ फैराडेज, यानी फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे n का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना होगा। क्योंकि आप यहाँ पे इसको इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, इक्वेशन से भी आपको निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ले लूँगा तो यहाँ पे आपको कैल्शियम 2 प्लस से आपको यहाँ पे कैल्शियम को डिपॉजिट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आपको मैं पहले डायरेक्ट वाला मेथड बोलूँगा, उसके बाद आप इक्वेशन से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे
1 मोल यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नीड। बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है, हमें दिया है गिवन मास यानी मास ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस और ये दिया। तो यहाँ से हम यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, तो हम यहाँ से n निकाल सकते हैं 20 ग्राम्स अपॉन 40। तो हमें यहाँ पे यानी 0.5 निकालना है। तो हमें यहाँ पे ये हमने पहली इक्वेशन देखी थी। तो अब यहाँ पे हमें 1 मोल निकालना था। तो अभी हम जो कंडीशन दी है, क्वेश्चन की कंडीशन जो दी है वो है हमें Cu2 प्लस को कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हमें चाहिए यहाँ पे 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम, क्योंकि एक मोल के लिए हमें चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 फैराडेज ऑफ चार्ज। तो आधे आधे मोल के लिए यानी 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम के लिए हमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो आप इसको इक्वेशन लगा के इसका आंसर उसके बाद भी 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो इसको। तो इसको आप यहाँ से डायरेक्ट मेथड यानी आपको यहाँ पे डायरेक्ट या इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा 1 मोल कैल्शियम प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 फैराडेज ऑफ चार्जेस चाहिए या 2 फैराडेज चाहिए। तो हमें अगर अब यहाँ पे दी है जो कंडीशन दी है, क्वेश्चन की जो कंडीशन दी है वो है कि हमें प्रोड्यूस करना है 20 ग्राम्स। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं इन मोल्स। तो जब हमने इसको मोल्स में निकाला तो हमें यहाँ पे 0.5 मोल्स आ गया। तो अगर अगर हमें चाहिए अब 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम, तो उसके लिए हमें चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन या 1 फैराडे। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे 1 आ जाए। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप खुद आपको वो एज ए होमवर्क मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर्स। तो यहाँ पे हमें करंट मिला है आई किसके बराबर है, 2 एम्पियर्स के बराबर इज पास फॉर 5 आवर्स। जैसे हमें पहला वाला क्वेश्चन था इसी तरह हमें ये वाला क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे टाइम कितना है, 5 आवर है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 5 इंटू पहले मिनट्स में एंड देन सेकंड्स। तो इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, मोल्टन सॉल्ट ऑफ डिपॉजिटेड। तो यहाँ पे कितना ग्राम यानी डब्ल्यू यहाँ पे दिया है, डब्ल्यू यहाँ पे है 22.2 ग्राम्स यहाँ पे डब्ल्यू दिया है। तो इसी मेटल का हमें यहाँ पे एटॉमिक मास भी दिया है, वो है 177 ग्राम। तो हमें यहाँ पे उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी वो हमें यहाँ से निकालनी। तो हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकालनी है। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे इक्वेशन पता है कि W जो वेट है वो बराबर है यानी Z इंटू आई इंटू टी। तो Z हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको हम इक्विवेलेंट वेट में लिख सकते हैं, क्योंकि W यहाँ पे फॉर एग्जांपल तो अगर मैं यहाँ पे इनका वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट करूंगा, W यहाँ पे है 22.2 इंटू जेड। तो जेड यहाँ पे है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट आप यहाँ से निकाल सकते हो इसका इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे 177 अपॉन, तो यहाँ पे आपको 177 अपॉन आपको यहाँ पे एन, क्योंकि आपको इसका एन फैक्टर निकालना है, इंटू 96500 इंटू आई कितना है यहाँ पे 2 एम्पियर इंटू टाइम कितना है यहाँ पे 5 इंटू 60 इंटू 60। तो जब आप इसको यहाँ पे आप करोगे तो आपको यहाँ पे इसका जो आंसर मिलेगा, इसका जो n का आंसर मिलेगा, तो n यहाँ पे नियर अबाउट आपको 2.97 के अराउंड मिलेगा। तो वही यहाँ पे है 3 के अराउंड। तो यहाँ पे जो ये मेटल है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे वो यहाँ पे +3 होगी। तो यहाँ पे प्लस, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। किसी पे कोई कंफ्यूजन होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देन ये वाला क्वेश्चन ये आपके लिए है होमवर्क, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप खुद अच्छे से कीजिएगा। ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, PY2 है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो आपको यहाँ पे टाइम बताना है इन मिनट्स। तो आप खुद ट्राई कीजिए। तो थैंक यू अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है। तो इंशाल्लाह अब आपको कंटिन्यूसली आपको लेक्चर, प्लीज़ इस लेक्चर को, हमारे चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए। थैंक यू।